Now let's do the revision of lecture first of chapter motion in a straight line। तो बेसिकली इस चैप्टर में सर ने पहले मोशन के बारे में बताया। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स होती हैं। सर ने ये भी बताया क्योंकि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ताड़ कौन रहा है। दे आर द रिलेटिव टर्म्स, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर की ताड़ कौन रहा है। जैसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है, फिर फाइनली यहाँ पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर लेंगे आप कोऑर्डिनेट। जैसे कोई पर्सन है वो रेस्ट में है और ये वाला 10 तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। अब जैसे ये दोनों अगर मान लीजिए एक बस में होते, बस चल रही होती और कोई ग्राउंड से, तो ग्राउंड वाले के लिए तो दोनों मोशन में है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए अगर मान लीजिए बस में होते या कोई मूविंग फ्रेम में होते तो आपस में दोनों एक साथ होते, दोनों का मोशन हो रहा होता, तो आपस में वो एक दूसरे के लिए रेस्ट पे होते। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है सच्ची मुच्ची में पार्टिकल कितना चला, मतलब रियल में पार्टिकल कितना चला। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड स्केलर होता है, डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ और रास्ते पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस निकालने के लिए रास्ता पता होना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और डिक्रीजिंग। अब डिस्टेंस समय के साथ नेगेटिव या डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि डिस्टेंस कम हो जाए। सही है, ये सब ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगा। जैसे ये डिस्टेंस का ग्राफ है, यहाँ पर टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है। ये वाई कोऑर्डिनेट में आपका वाई एक्सेस पे डिस्टेंस है और इधर एक्स पे टाइम है, तो देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस घटता जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर टाइम ये था तो यहाँ पर डिस्टेंस ये था, फिर टाइम ज़्यादा हुआ लेकिन डिस्टेंस कम हो गया, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब फिर ये वाला पॉसिबल है ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। ये भी पॉसिबल है, मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ा, फिर मान लीजिए ऐसे कांस्टेंट हो गया, तो ऐसा हो सकता है बॉडी रुक गई और रेस्ट पे हो गई हो, तो इसलिए डिस्टेंस कांस्टेंट। पर नेगेटिव और डिक्रीजिंग तो नहीं है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, यहाँ पर भी ये भी पॉसिबल नहीं है कि टाइम बढ़ रहा और डिस्टेंस नेगेटिव हो रहा है। और ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है। पर दूसरा इस वाले में भी देखिए, इसमें स्ट्रेट लाइन में ऐसे पहले कांस्टेंट चल रहा था, फिर यहाँ पर ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या होता है रेस्ट पे आ गया पार्टिकल। ये पॉसिबल नहीं है ग्राफ। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप पहली बात तो सबसे पहले आप एक्स और वाई एक्सेस पे क्या है ये ठीक से इसमें इस बार उल्टा कर दिया, डिस्टेंस इधर बना दिया, टाइम इधर, तो ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जब डिस्टेंस ये था तो टाइम ये था, फिर डिस्टेंस कम हुआ तो टाइम बढ़ गया, तो ऐसा है नहीं कि टाइम बढ़े और डिस्टेंस कम हो, तो इसलिए नॉट पॉसिबल है। फिर सर ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, वेक्टर होता है। ये बेसिकली चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। मीन्स हमें फाइनल कोऑर्डिनेट्स और इनिशियल से मतलब है, हमें नहीं पता कि पार्टिकल कैसे भी रास्ते से जाए, हमें इतना मतलब है कि फाइनली ऐसे ये वाला पार्टिकल चाहे ऐसे जाए, चाहे नीचे से ऐसे घूम के जाए यहाँ तक, चाहे ऐसे स्ट्रेट लाइन जाए, तो हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, उनके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए ये पार्टिकल एक बी तक गया, दो रास्ते से, एक ये रह गया, ये रहा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो आर पोजीशन वेक्टर ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप यहाँ से निकालेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करके, 5i कैप 7j कैप प्लस 8k कैप में से माइनस करिएगा, माइनस का 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। 4 क्योंकि मैंने ब्रैकेट खोला है तो सबके आगे माइनस लग जाएगा ना, कि फाइनल कोऑर्डिनेट्स लिखूँगी तो आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पता लग जाएगा फॉर दी पाथ।
वो दोनों पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इसके लिए भी लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगा। इसके लिए डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेस्ट है। लेकिन इसका डिस्टेंस ये होगा इस पाथ के लिए और इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो बेसिकली देखें डिस्टेंस किस वाले पाथ में ज़्यादा है, डिस्टेंस तो 1 में ज़्यादा है 2 के कंपेयर में। फिर ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे 0 पे था फाइनली 10 पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो 10 चला, डिस्प्लेसमेंट भी 10 आई कैप चला, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये तो कहना गलत है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हुआ। एक्चुअली वो क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर है, उसे हम वेक्टर से कंपेयर कैसे करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये सही रहेगा। फिर एक है यहाँ से चल के गया, फिर यहाँ से x इज इक्वल्स टू 10 पे टर्न लिया, फिर फाइनली x इज इक्वल्स टू 6 पे आ गया। तो यहाँ पर अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, तो ये -6 आई कैप है। अरे ये ओरिजिन है, इधर की तरफ पॉजिटिव वाली है एक्सेस, इधर नेगेटिव माना, तो -6 आई कैप और -0 आई कैप। तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पे है, x इज इक्वल्स टू 10 पे गया, फिर x इज इक्वल्स टू 6 पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसका डिस्टेंस पूछा है और डिस्प्लेसमेंट। देखिए तो डिस्टेंस पहले ये 10 चला, फिर इधर से इधर x इज इक्वल्स टू 6 पे आया, तो यहाँ पर 6 ये गलत हो जाएगा। ये मिस्टेक ज़्यादातर करते हैं बच्चे। यहाँ पर ये x इज इक्वल्स टू 6 कोऑर्डिनेट पे आया, तो चला कितना होगा, चला तो यहाँ से यहाँ तक 4 ही होगा, तो डिस्टेंस 14 होगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप उस टाइम मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पर ये 6 x इज इक्वल्स टू 6 पे आ गया, तो ये 6 आई कैप है, ये 0,0 है तब, और ये यहाँ पर आ गया फाइनली, तो r फाइनल माइनस r इनिशियल, तो 6 आई कैप माइनस 0 जे कैप, वो 0 आई कैप, तो फाइनली 6 आई कैप आगे आया है। तो वही इससे भी पता लग रहा है कि मतलब पहले 0 पे था, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो फाइनली यहीं तक तो आया, तो इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की तरफ। तो 6 आई कैप डिस्प्लेसमेंट आ गया, r फाइनल माइनस r इनिशियल। ऐसे ही यहाँ से 0 से गया, फिर 0 पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 रहा, डिस्टेंस 10 इधर आगे चला, फिर 10 पीछे चला, तो डिस्टेंस 20 हो गया। तो डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ठीक, सर ने लिखवाया कि अगर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, वरना डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो डिस्टेंस से, ये गलत है। अगर पार्टिकल ने डायरेक्शन नहीं बदली तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, वरना डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब ये है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस पॉइंट से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए फाइनल कोऑर्डिनेट -6 आई कैप है, -6 आई कैप -0 जे कैप, 0 जे कैप नहीं 0 आई कैप, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट -6 आई कैप आ गया। डिस्टेंस ये यहाँ से 10 चला यहाँ तक, फिर उल्टा फिर 10 आया, फिर 0 पे आ गया, फिर इधर ये -6 पे आ गया, तो चला कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 6 चला होगा ना। अब यहाँ पर 6 पे आया 10 से, तो 10 9 8 7 6, तो 4 चला होगा। यहाँ पर 0 से 6 पे आया तो ये 6 चला होगा, तो ये 26। फिर उसके बाद जैसे ये कोऑर्डिनेट्स है यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लेंगे।
डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी, कांस्टेंट भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो। ऐसी पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस की नहीं। इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है, क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है जब हमने डायरेक्शन चेंज ना की हो। क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो कभी बड़ा हो नहीं सकता डिस्टेंस से, बराबर हो ज़रूर हो सकता है। अगर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के कुछ ग्राफ हैं। एक ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ भी कर सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, ये नेगेटिव में भी जा सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट के केस में भी ये ऐसे बन सकता है। अब ये पोजीशन के लिए कि एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि एक टाइम पे ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पे पार्टिकल की दो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब दो पोजीशन दिखा रहा है, ये तो फिज़िकली नहीं पॉसिबल है। और सेम हेयर, अगर हम मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल देखे, अगर मैं इस टाइम पे देख रही हूँ तो देखिए इस पे इसकी दो पोजीशन नहीं आ रही हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है, पोजीशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। पोजीशन और डिस्टेंस में वो डिस्टेंस थे, फिर डिस्प्लेसमेंट बताए, फिर ये पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये ऐसे भी हो सकता है। फिर ये क्यूब है, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना बताया। बेसिकली आर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करना है। जैसे ए से बी का डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, तो ए से बी तक आप इधर देखिए, जैसे कोई पार्टिकल ए से बी गया है तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ये रहे 1, 0, 1। अब जैसे ए से बी तक का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए से बी तक गए तो आर फाइनल माइनस आर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, तो आर वी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स लिख लिए माइनस 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब इसे जब माइनस करेंगे तो 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप माइनस 0 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 0 के कैप। अब यहाँ से 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो कैसे ऐसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट्स दे रखी हैं क्यूब के अलग अलग उस पर लेंथ पे। कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं भी दे रखे होंगे तो आप लिखना जानते होंगे। ये जैसे एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और ये ऊपर जेड एक्सेस है और ये ईच लेंथ क्यूब की 1 मीटर है। तो जैसे यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर आया तो ये बस एक्स में चला 1 मीटर, वाई में भी 0 है, जेड में भी 0 है। तो आप अपने आप से भी कोऑर्डिनेट्स निकला। जब ऐसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग चला और एक्स के वाई में 0 चला, तो मतलब ऐसे। तो ऐसे ही ए से डी का बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो डी के पोजीशन वेक्टर माइनस ए का ऐसे निकाल सकते हैं, ए से सी का भी और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी सी का। ये सब हो गया। फिर उसके बाद ये सन्नी यहाँ पर बताए, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे 0,0 है, ये 15 मीटर है तो इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे ना आपकी एक्स 15 मीटर एक्स में चला पार्टिकल, वाई में 0 चला तो 15,0, और ऐसे इसमें इधर वाई में ही चला एक्स में नहीं चला तो 0,10। अब जैसे ये बॉल ड्रॉप की तो फाइनली यहाँ से यहाँ आई, तो हमें इस सब से मतलब नहीं कैसे आई,
हमें बस ये फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ये ऐसे पाथ पे आई तो भी फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम। ऐसे ही बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया तो फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ गई तो भी फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से यहाँ आई तो भी फाइनल माइनस इनिशियल, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ऐसे ही अब ऊपर जाके नीचे आई तो भी हमें कोई मतलब नहीं, हम तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और फाइनल कोऑर्डिनेट्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स करेंगे। सेम हेयर, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स करेंगे। सेम हेयर, चाहे किसी एंगल पे जाके फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पर कोई पार्टिकल था, फाइनली यहाँ पर पहुँचा तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल, तो भी डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं मतलब कि वो ऐसे आई। सेम ईयर, पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप किया, फाइनली यहाँ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेना है तो ऐसे ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद ये सर ने इसमें भी डिस्प्लेसमेंट निकलवाना सिखाया है। ये आगे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में बहुत यूज़ होता है। जैसे ये पार्टिकल है, यहाँ से ड्रॉप किया, फाइनली यहाँ पर आया, तो ये h हाइट नीचे डिस्प्लेस किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगी। जैसे इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है 0, देखिए फाइनली तो 0, माइनस एल है, यहाँ ओरिजिन माना तो माइनस एल, नीचे आया तो माइनस एल। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं मुझे, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे वो मैं आपको इधर समझाती हूँ। अब जैसे ये स्ट्रिंग से बंधा है, यहाँ से ड्रॉप की है बॉल, ये कुछ नहीं है, यहाँ से बॉल ड्रॉप की है, फाइनली यहाँ पर आई है, तो ये एल लेंथ नीचे आई है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0, रेफरेंस माना है, तो एक्स में तो 0 ही है, वाई में माइनस एल आई है क्योंकि नीचे आई है रेफरेंस पॉइंट से। और यहाँ का कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखना है कि एक्स में कितना, तो ये भी लेंथ एल ही होगी, स्ट्रिंग है। अगर ये यहाँ से थीटा एंगल है तो ये एल का ये वाला कंपोनेंट, ये इतना, ये एच हाइट है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की, तो ये एल साइन थीटा होगा, एल कॉस थीटा होगा इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला ये एल साइन थीटा होगा, एल साइन थीटा होगा। तो यहाँ से पता लग रहा है कि एक्स में एल साइन थीटा चली और वाई में माइनस एल कॉस थीटा। देखिए एक्स में इसके का इतना ही तो है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कंपोनेंट कर लिए, तो एक्स में एल साइन थीटा चली, वाई में एल कॉस थीटा चली, तो इसके वो कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने, एल साइन थीटा माइनस एल कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट हमें लिखना है, तो आर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल है माइनस एल जे कैप, इनिशियल है माइनस एल साइन थीटा आई कैप, माइनस ये ब्रैकेट के प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एल कॉस थीटा जे कैप, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एल जे कैप माइनस एल साइन थीटा आई कैप माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा इंटू जे कैप, एल कॉस थीटा इंटू जे कैप। देखिए एल माइनस एल साइन थीटा आई कैप, यहाँ पर माइनस साइन एल थीटा आई कैप, माइनस कॉमन कर लिया, एल माइनस एल कॉस थीटा जे कैप, वही इसमें आंसर आ रहा है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से वॉल को ड्रॉप किया, फाइनली यहाँ पर आ गई, तो हम पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। जैसे इस पॉइंट पे हमने रेफरेंस माना ये 0, और इफ़ इनिशियली ये 0, वाई में, अगर देखिए सर ने ये लाइन हमने रेफरेंस मानी, ओरिजिन यहाँ पर माना, तो ये एक्स में तो 0 है, वाई में ये ऊपर आर चली है, तो रेडियस के इक्विवेलेंट, तो ये आर, मतलब वाई से ऊपर आर चली नहीं है, वाई से आर डिस्टेंस ऊपर है,
तो इस जैसे यहाँ पर डायग्राम देखिए, तो इस पॉइंट पे 0, r पे है यहाँ पर वॉल, ये हमारा ओरिजिन है। अब ये ओरिजिन से यहाँ से थीटा एंगल बना रखा, फाइनली वॉल यहाँ पर आ गई, तो ये तो अभी भी रेडियस वेक्टर होगा ये, और ये भी रेडियस वेक्टर होगा, तो यहाँ पर आ गई। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका ये वाला कंपोनेंट इधर वाला r cos थीटा होगा, और ये इधर वाला r sin थीटा होगा, r sin थीटा होगा। और ये इतना चली है डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x के तो रेफरेंस के पॉइंट से के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए, x में ये r sin थीटा और y में इसका r cos थीटा। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए r फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल करेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा फाइनली है, फाइनल के लिए r sin थीटा i कैप प्लस r cos थीटा j कैप है। इनिशियल x में तो 0 i कैप है, y में r j कैप है, तो यहाँ से आ गया r sin थीटा i कैप प्लस r cos थीटा प्लस r ये j माइनस r j कैप। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया r फाइनल माइनस r इनिशियल। ये कोऑर्डिनेट्स को मैंने माइनस कर दिया, ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हम वर्क पावर एनर्जी में ये पढ़ते थे कि ये कितने यहाँ से थीटा कितने पे एंगल छोड़ेगा, तो वो कॉस थीटा 2/3 आता था। मेरे वर्क एनर्जी की वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपको पता करना हो कि यहाँ पर नॉर्मल कितने पे कॉन्टेक्ट, वो डायरेक्टली तो सर ने इस चैप्टर में बता दिया है, तो अब आप यहाँ पर वो वैल्यू पुट करेंगे कॉस थीटा की, और कॉस थीटा से आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, बेसिक मैथ में सीखा होगा। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक्स वो पोजीशन आ जाएगी, पता लग जाएगी जहाँ पर ये कांटेक्ट छोड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस पोजीशन पर वो जाके कांटेक्ट छोड़ेगा। थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर 2 का रिवीजन करेंगे।